Hello everyone, welcome back to your class of thermodynamics. We already discussed about some enthalpies. Now, two enthalpies are remaining, but before start the topic, watch this beautiful motivational panda. और ये क्या कहना चाह रहा है वो देखो. Believe yourself, don't give up, always smile, you can do it, work hard, keep fight. ठीक है, डोंट गिव अप. तो ये क्या बोल रहा है कि हमेशा जब भी आप पढ़ने जाओ, कुछ करने जाओ, तो उस काम को स्टार्ट करने से पहले क्या ज़रूरी है, आप हमेशा मोटिवेटेड रहो. बहुत बार हम बोरिंग सा फील करने लगते हैं पढ़ाई करते टाइम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, मोटिवेटेड रहो, तो बोरिंग फील नहीं होगा. तो बस इस मोटिवेशनल पांडा को दिखाने के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आप हमेशा क्या रहो, मोटिवेटेड रहो, बोरिंग फील ना करो. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक ऑफ एंथैल्पीज. देखो, नेक्स्ट टाइप की जो एंथैल्पी आती है हमारे पास, दैट इज़ सॉल्वेशन एंथैल्पी. सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, हम इसको डिटेल से भी स्टडी करेंगे. सॉल्वेशन जो है उसका मतलब क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया था जब एंथैल्पीज़ पढ़ाई थी तो हम हमेशा बात करेंगे 1 मोल सब्सटेंस की. तो 1 मोल सब्सटेंस को जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा एच, और सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे, SOL. तो 1 मोल सब्सटेंस को जब हम क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन. अब देखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, जैसे मैं बोलूँ कि ये AB कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है A प्लस एक्वस, ठीक है, और B माइनस एक्वस में. ठीक है. तो ये जो एंथैल्पी चेंज है ये क्या है, सॉल्वेशन एंथैल्पी चेंज. और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड लगा दो. फिर ये जो AB सॉलिड है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, अगर A प्लस गैस और B माइनस गैस के अंदर, तो ये क्या है, सुनना अच्छे से, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को जब हम उसके गैसियस आयंस में चेंज करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ लैटिस. और जब ये गैसियस आयंस जो है वो एक्वस आयन में चले जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H0 हाइड्रेशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस किसी अपने गैसियस आयंस में कन्वर्ट होता है तो जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ लैटिस. ठीक है, या लैटिस एंथैल्पी. और जो गैसियस आयंस बने हैं वो एक्वस आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस आयंस बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन. अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है हेस लॉ से कि अगर कोई रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो या मल्टीपल स्टेप में, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है वो सब स्टेप की एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगी. तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा H0 सॉल्वेशन जो है वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा H0 लैटिस प्लस डेल्टा H0 हाइड्रेशन. ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सॉल्वेशन हो रहा है सिंगल स्टेप में. फिर दूसरी तरीके से कैसे हो सकता है, पहले लैटिस और फिर हाइड्रेशन. तो सॉल्वेशन जो एंथैल्पी होती है हमारी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी का सम होती है. इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. अब हम बात कर लेते हैं लैटिस एंथैल्पी की, कि लैटिस एंथैल्पी होती क्या है. तो मैंने अभी आपको बताया कि लैटिस एंथैल्पी जो होती है उसको अगर हम स्टैंडर्ड में मेज़र कर रहे हैं तो डेल्टा H0 लैटिस लिख दो, और अगर सिंपल बिना स्टैंडर्ड के कर रहे हैं तो डेल्टा H लैटिस लिख दो. तो मैंने आपको बताया था कि जो एंथैल्पी चेंज है
लैटिस एंथैल्पी की बात करें, ठीक है ना, जब हम क्या करें, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके गैसियस आयंस में चेंज करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ लैटिस या लैटिस एंथैल्पी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हम लैटिस एंथैल्पी जो है उसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है बॉर्न हैबर साइकिल। ये बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इन सब चीज़ों को हम रिपीट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ के छोड़ दिया, ये सब चीज़ें रिपीट होगी। बॉर्न हैबर साइकिल याद रखना, सॉल्वेशन और लैटिस एंथैल्पी को, अगर कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है तो उसकी लैटिस एंथैल्पी कम होती है और सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की कंडीशन में ही क्या होता है, ऑलवेज और ऑलवेज क्या होता है, सॉल्युबिलिटी आती है या फिर वो सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है जब सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और लैटिस एनर्जी कम होती है। हाँ, तो अब देखो, हम लैटिस एनर्जी की बात कर रहे थे, तो लैटिस एनर्जी जो होती है उसके अंदर 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अपने गैसियस आयंस के अंदर। इसके अलावा आप दूसरा उल्टा भी बोल सकते हो कि जब 1 मोल गैसियस आयंस मिलकर सॉलिड सब्सटेंस बना ले तो भी वो क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी। जैसे मैं बोलूँ ये NaCl है, सॉलिड स्टेट में है, ये क्या बना ले, Na प्लस गैसियस आयन प्लस Cl माइनस गैसियस आयन। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज आ रहा है डेल्टा H, ये किसके इक्वल होता है, क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स भी हो सकता है कि जब गैसियस आयन सॉलिड में चेंज होते हैं तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी जो होती है उसको मेज़र करने का हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। इसको जो हम मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल के बेसिस पर। बॉर्न हैबर साइकिल जो होता है उसकी हेल्प से हम लैटिस एनर्जी को मेज़र करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं वो देखना आप एग्जाम्पल्स। तो देखो, ये है आपका बॉर्न हैबर साइकिल। हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। तो बॉर्न हैबर साइकिल जो है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने आपको लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन बताया था कि हम लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हमने सबसे पहले बात की लैटिस एनर्जी की कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। तो लैटिस एनर्जी या तो 1 मोल सॉलिड को जब हम गैसियस आयंस में चेंज करते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज आता है। दूसरा आप बोल सकते हो गैसियस आयंस मिलकर क्या बनाए, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस बनाए तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है उसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल से हम क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये एंथैल्पी चेंज पढ़ते हैं NaCl के लिए। तो सबसे पहले देखना, ये तो हमारी क्या हो गई, जब गैसियस आयन सॉलिड में जा रहे हैं तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी चेंज बोलते हैं। हमें कैलकुलेट यहाँ से लैटिस एनर्जी को ही करना है। अब ये रिएक्शन आप क्या देख रहे हो, कई स्टेप्स में कंप्लीट हो सकती है। सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सॉलिड और गैस है, क्योंकि हमें पता है Na सॉलिड होता है और क्लोरीन गैस होती है, ये मिलकर 1 मोल सॉलिड बना ले तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे आती है ये नेगेटिव में आती है, ठीक है। और दूसरा देखना, अब क्या होगा, यहाँ पे जो सॉलिड था वो किस में जाएगा, गैस में, क्योंकि हमें आयंस गैसियस कंडीशन में चाहिए, आयंस चाहिए और गैसियस कंडीशन में चाहिए। ये भी गैस में है और ये भी गैस में है। तो ये सॉलिड जो है वो गैस में गया, मतलब क्या हुआ, सब्लिमेशन। तो आप पढ़ चुके हो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर ये क्लोरीन कैसे था, ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, ठीक है।
तो ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये कौन सी एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना, DISS लिखा हुआ है, कई जगह बॉन्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कौन सी एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि इसमें बॉन्ड टूट रहा है। फिर अब ये गैसियस आयन हो गए, ये भी गैसियस आयन हो गए, गैसियस एटम्स हो गए, इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आयन में। तो Na जो है वो कैटायन बनाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और जब आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Ig। और लास्ट में इन सब से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये NaCl बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि लैटिस एनर्जी में क्या हो रहा है, ये NaCl जो कि गैसियस कंडीशन में है वो क्या बना रहे हैं, डायरेक्ट लैटिस एनर्जी बना रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट सॉलिड बना रहे हैं, 1 मोल सॉलिड बना रहे हैं, और उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो लैटिस एनर्जी चेंज है। और हमने हेस लॉ पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट हो या मैनी स्टेप्स में कंप्लीट हो, तो 1 स्टेप में जो रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज आता है वो बाकी सबके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब देखो हेस लॉ कैसे काम आएगा हमारे पास, या हमें क्या चाहिए, लैटिस एनर्जी चाहिए, तो ये हमने U लिख दिया, ठीक है। ये U को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, फिर इसके बाद इसको भी प्लस कर देंगे, हमने क्या कर दी, सब्लिमेशन प्लस कर दी, इसके बाद में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को प्लस कर दिया, इसके बाद में हमने डिसोशिएशन एनर्जी को प्लस कर दिया, इसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्लस कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो, ये वाला भी इधर जा रहा है, ये वाला भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अगर हम इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दे ऐसे, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा HF नोट आती है, जिसे हम फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलते हैं, अगर ये HF नोट ऐसे ही चलेगी, मतलब हम इस डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो नेगेटिव की आती है, नियर अबाउट ये आती है नेगेटिव में 411.2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम करेंगे क्या, लैटिस एनर्जी निकालनी है, तो इसको प्लस करो, फिर इसके बाद दूसरी ये प्लस करो, थर्ड ये प्लस करो, फोर्थ ये प्लस करो, और फिफ्थ ये जो आपकी आई है HF फॉर्मेशन, इसको प्लस कर दो। तो सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साथ के साथ आपका जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, इन सबको प्लस कर दो। और यहाँ पे वही साइन जो भी है, जिसमें भी इन चारों में जो भी साइन है उन्हीं को यूज़ में लेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इस साइन को प्लस में लेंगे, माइनस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन को हमें इधर ले जाना है। तो जब ये इधर जाएगी तो यहाँ पे जो माइनस का साइन आ रहा था वो अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम इन सब को जब प्लस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, कौन सी एंथैल्पी आ जाती है, लैटिस एंथैल्पी। इसका मतलब आपकी लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन, डिसोसिएशन, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब का सम होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है कि हम कैसे बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी जो एंथैल्पीज़ वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो हम बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रहे हैं, जिनके अंदर कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जो खुद ब खुद हो जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स जो है वो काम नहीं आता है, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने 2 या 3 गैसेस को मिक्स करना है और मैंने उनको फ्रीली छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगी, आपस में अपने आप मिक्स हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ पानी है, वाटर जो है वो क्या होता है, हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ फ्लो करता है, बहता है, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ कि अगर हम आयरन की एक रोड है, उसके इस एंड को गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा,
क्योंकि हीट जो है वो अपने हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, दोनों गैसेस को हमें मिक्स करना है, तो मैंने इसमें ए और बी दो गैसेस छोड़ दी इस कंटेनर में, ठीक है, तो ये आपस में मिक्स हो जाएगी। तो वो प्रोसेसेस जो अपने आप होते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, उन प्रोसेसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलते हैं। अब ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस होते हैं। हमें पता है पानी ऊपर से नीचे की ओर बहेगा तो बहेगा ही, दूसरा एंड गर्म होगा तो होगा ही, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी होते हैं नेचुरल होते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनकी जो डायरेक्शन है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हम इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दे तो हम इनके डायरेक्शन को, इनके जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या एंथैल्पी में जो डिक्रीज़ होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या। तो पहले हम बात कर लेते हैं दो ग्राफ की। ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिएक्टेंट। ऐसे यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या देखते हैं, एंथैल्पी में चेंज। ये प्रोडक्ट की हीट है और ये रिएक्टेंट की हीट है। जब रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होगी तो हमें क्या पता लग रहा है, जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट की, तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो जब प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी तो एंथैल्पी में चेंज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो या तो क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट की ज़्यादा है या फिर प्रोडक्ट की ज़्यादा है। रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है तो नेगेटिव, यानी कैसी रिएक्शन होगी हमारी, एक्सोथर्मिक। और अगर प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है तो पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होती है, जैसे गैसेस की मिक्सिंग हो गई, वाटर का जो फ्लो है वो हो गया, इन सब के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टीन्यूअसली क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए एक केमिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा, कोई भी केमिकल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, यानी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसी केस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखने को मिलेगा। एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे मैं बात करूँ ½ H2 + ½ Cl2, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं, ठीक है। तो ये HCl के अंदर डेल्टा H जो है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है, निकलती है। तो ये हमारा कैसा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब कई बार मैं ऐसे बोल दूँ कि मान लो इस डेल्टा H के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी प्रोसेस कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। मतलब डेल्टा H जो है वो चेंज नहीं हो रही है, यानी डेल्टा H में चेंज कितना है, 0 है, लेकिन प्रोसेस फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, तो ऐसा पॉसिबल है एंट्रोपी के केस में। देखो, जब हम दो गैसेस को डिफ्यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है, और जैसे ही सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है तो प्रोसेस कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। देखो, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर हमने ए गैस के पार्टिकल्स को डाल दिया ये, और फिर उसके बाद में इसी गैस के अंदर हमने क्या किया, ये बी गैस के पार्टिकल्स को डाल दिया। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बोल दिया कि हमारा जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 है, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी हमारी रिएक्शन जो है वो, या हमारा प्रोसेस जो है वो कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उसके होने का मतलब हमारे पास क्या होगा कि उस सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई, और एंट्रोपी इंक्रीज़ होते ही प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया।
तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम उसमें जितना डिसऑर्डर होगा, जितनी रैंडमनेस होगी, उसका मेज़रमेंट हम जिससे करते हैं उसे हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो मेज़रमेंट ऑफ रैंडमनेस और ऑर्डरनेस, किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस है उसका मेज़रमेंट या उसके बारे में जो सिस्टम की डिग्री देती है, मतलब डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस की जो डिग्री को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। अब देखो, पहले मैं बोलूँ एक कंटेनर में सिर्फ ए गैस के पार्टिकल्स थे, फिर दूसरा मैं बोलूँ कि बी कंटेनर के अंदर सिर्फ बी गैस के पार्टिकल्स हैं। अब मैंने क्या किया, दोनों जो गैसेस है उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, ए वाली जो है ये हमारी बी वाली हो गई, बी वाली हो गई। अब मैंने इन ए और बी जो गैस है इसको मिक्स कर दिया। तो इसको मिक्स करते ही अब हमारे पास क्या होंगे, इसमें ए के भी पार्टिकल्स हमारे पास आ गए और इसके अंदर जो बी है उसके पार्टिकल्स भी हमारे पास आ गए। तो ए की रैंडमनेस कम थी, बी की रैंडमनेस कम थी, लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को मिला दिया तो रैंडमनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। रैंडमनेस ज़्यादा होने का मतलब क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो बढ़ गए और वो एक दूसरे के साथ इधर उधर बिखरे पड़े हैं, डिसऑर्डर है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो एंट्रोपी बढ़ने पर सिस्टम जो है उसकी स्पॉन्टेनिटी भी बढ़ती है, सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियस होता जाता है। और इसके बाद जो बचा हुआ थोड़ा सा टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से, एंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस से, और ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम ऊपर साइन लगा देते हैं क्यू का, क्यू रिवर्सिबल। तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्यू जो है वो क्या है, रिवर्सिबल। तो डेल्टा एस इज़ इक्वल टू क्यू टी, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आपके जो डेल्टा एस टोटल होगी वो किसके इक्वल होगी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी का आज हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, उसको डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। याद रखना, ठीक से पढ़ना और पूछ लेना कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।